हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है। हम आज के टॉपिक में डील करेंगे बेसिक इकोनॉमिक डाटा, यानी कि इस चैप्टर में देखिए, खासकर मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मैं ज़्यादातर आपको स्पेसिफिक डाटा के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हर साल जो है वो डाटा बदलते ही रहता है। तो हर साल के लिए जब नई इंडिया ईयर बुक आती है फरवरी एंडिंग या फिर मार्च स्टार्टिंग में, आपको जो है चाहिए कि कंपलसरीली आप उस डाटा को अपडेट करें। लेकिन इस स्पेसिफिक चैप्टर में मैं चंद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूंगा या फिर चंद इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा जिसके तहत पूरे भारत देश में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या फिर जितना भी डाटा कलेक्शन होता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी स्कीम वगैरह के इंपॉर्टेंट इनकम या फिर एक्सपेंडिचर रिलेटेड हो, उन सभी का डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, वो कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत सरकार के जो कि इस ह्यूमंगस प्रोसेस को जो है अंडरटेक करते हैं। आइए आज का हमारा चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक डाटा शुरू करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें जाननी चाहिए वो यही है कि पूरा जो इकोनॉमिक डाटा कलेक्शन है, यानी कि जो कोई भी स्कीम्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह जो कोई भी इशू किए जाते हैं या फिर जो प्रोग्राम्स लागू किए जाते हैं, उन सभी का डाटा जो है वो ट्रैक करने वाला अगर कोई मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। नाम में ही आप देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कलेक्ट करता है और प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखता है। It came into existence as an independent ministry in 1999 after the merger of Department of Statistics and Department of Program Implementation। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी सरकार हो, बस भारत देश की नहीं पूरी दुनिया भर के भी जितने भी सरकारें हैं, वो महज प्रोग्राम अनाउंस करके या फिर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके कोई स्कीम वगैरह जो है वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट या फिर अनाउंस करके छोड़ नहीं सकती। चाहिए कि वो ट्रैक करें कि उसका प्रोग्रेस किस तरीके से है, क्या वो टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर उसमें किस तरीके के ड्रॉबैक्स हैं। तो चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क है, क्योंकि ये फीडबैक प्रोग्राम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्दर नए नए जो प्रोग्राम्स, स्कीम्स वगैरह जो लागू करते हैं या फिर जो अनाउंस किए जाते हैं, वो इसी डाटा पर ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही बनाई गई थी 1999 में, जो कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट को मर्ज करके बनाई गई थी। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो था डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। The ministry has two wings, one relating to statistics and other relating to program implementation। एक अगर statistics तो कलेक्ट करता है कि पूरा डाटा जो है A to Z अगर कलेक्ट करता है, तो दूसरा जो है वो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन को, उसके स्टेप्स जो है, उसके जो कोई भी फर्दर प्रोग्रेस जो है वो उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है। The Statistic Wing redesignated as a National Statistics Office NSO, recently ही इसे redesignate किया गया था, which consists of a Central Statistical Office CSO and a National Sample Survey Office NSSO। आप कई बार न्यूज़पेपर्स वगैरह में या फिर सरकारी रिपोर्ट्स वगैरह में आपने देखा होगा कि एज पर NSSO स्टैटिस्टिक्स या फिर CS एज पर रिपोर्ट बाय CSO, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हमने ऑलरेडी देखा उसमें का सेपरेट विंग जो है स्टैटिस्टिक्स स्पेसिफिकली जो कलेक्ट करता है, उनमें जो है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमसली जो है इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को जो है याद रखना बहुत जरूरी है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो पूरे ए टू जेड स्टैटिक्स रिलेटेड इश्यूज से जो है वो डील करता है, और इसमें जो है फर्दर दो विंग्स हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इन दोनों को मर्ज किया गया है, दैट इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड सैंपल सर्वे ऑफिस। द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग हैज 3 डिविजन्स, नेमली अब भी जो हमने देखा वो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड था, लेकिन अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैंने कहा कि दो अलग अलग विंग्स हैं, एक तो रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिक्स, दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला स्टैटिस्टिक्स का हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अब दूसरा जो है वो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड। तो सबसे पहला विंग जो है वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम। थोड़ा बहुत ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। दरअसल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इनिशियली 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस वक्त उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम इशू किया हुआ था, और बाद में 2 बार इसे रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था, और 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे फुल फ्लेजली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। देखिए, दरअसल 20 पॉइंट प्रोग्राम दरअसल चंद ऑब्जेक्टिव्स देता है या फिर चंद केयरफुली डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स देता है, जैसे कि अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी, स्ट्रैटेजी फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर, बेटर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, या फिर बिगर हार्वेस्टिंग, एनफोर्समेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ वगैरह। इस तरीके के 20 जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अगर आप आज के जमाने में कह सकें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो है इन लाइन में ही आते हैं, या फिर जो हमारे नेशनल लेवल के प्रायोरिटीज हैं उनके लाइन में 20 प्रोग्राम्स आते हैं। तो कितना जो है काम इनमें किया गया है, किस तरीके का प्रोग्रेस इसमें हो रहा है। तो जो सबसे पहला जो विंग है 20 पॉइंट प्रोग्राम,
खासकर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम का जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखता है। दूसरा ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, जो कोई भी सेंट्रल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट जो है अंडरटेक किए गए हैं उन्हें जो है वो मॉनिटर करता है, जो बड़े पैमाने पर लिए गए हैं उसे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हम इस स्कीम के बारे में इन डिटेल हमारे आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिएगा कि अगेन 2 विंग्स हैं। सबसे पहला तो एक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है और दूसरा जो है वो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को ट्रैक करता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चंद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, मैंने कई अपने वीडियोस में कहा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डायरेक्टली रेफरेंस मिले जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, तो इस तरीके के बॉडीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहेंगे। लेकिन जो एक्ट के तहत बनाए गए हैं, स्टैट्यूट के तहत एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया है इनके लिए, तो उन्हें जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज कहेंगे। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करता है। दरअसल ये एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में सिचुएट की गई है और खासकर स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड ही रिसर्च यहाँ पर किया जाता है। किस तरीके से हम मेथोडोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स डाटा वगैरह किस तरीके से हम ग्रैब कर सकते हैं, उनसे कंक्लूजन किस तरीके से ला सकते हैं, इन सभी के बारे में। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, एनएससी। इट वाज सेट अप इन 2005 टू सर्व एज नोडल बॉडी फॉर ऑल कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री एंड टू इंश्योर स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन। हमने अभी एनएसएसओ इन सभी के बारे में तो देखा, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उन सभी के लिए स्टाफ की तो जरूरत होगी। इंपॉर्टेंट जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरीज की काम है, जो लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन रिलेटेड इश्यूज या फिर पूरे जो स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज होते हैं, घर घर जाकर किस तरीके से इंफॉर्मेशन वगैरह लेंगे, इन सभी को जो है डिसाइड करता है एक नोडल बॉडी जो होती है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है। बिल्कुल जैसा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर किसी का अपना जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इसी तरीके से नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो कोर बॉडी है, नोडल बॉडी है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को लेकर पूरे कंट्री में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर इंस्टीट्यूट है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री। इट कोऑर्डिनेट्स द स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री एंड एवॉल्व्स स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स। तो मैंने ऑलरेडी कई बार आपको कहा है कि इसी वे भी जब हम कहते हैं तो वो होम मिनिस्ट्री की एक अटैच ऑफिस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। तो ये पूरा जो है काम कोऑर्डिनेट करती है पूरे कंट्री में, किस तरीके के स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को एवॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को। इट अंडरटेक्स कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस दैट इज अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, A to Z। या फिर मैं ये कह सकूं तो पार्लियामेंट जब इसे काम थ्रू एन एक्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई भी इससे काम करवाना चाहती है, कोई भी स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है वो लाना चाहती है, करवाना चाहती है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है हमें जानना है वो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हर साल जो है वो यही स्टैटिस्टिक्स की मिनिस्ट्री जो है वो एनुअल सर्वे करती है इंडस्ट्री की, विच इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो कोई भी डाटा है वो हमें इसी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज से देखने को मिलता है। देखिए मैं अब भी कहूंगा आपको बार बार कि हर साल जो है ये स्टैटिस्टिक्स और डाटा चेंज होते हैं, इसीलिए जो है मैं आपको नंबर्स नहीं बता रहा हूं क्योंकि हर साल चेंज होते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जब भी नई इंडिया ईयर बुक रिलीज होती है तो आप थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिएगा। नए जो फ्रेश डाटा है आपको चाहिए कि आप उन सभी डाटा को नोट डाउन करें। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे इन डाइवर्स फील्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। लार्ज स्केल सैंपल सर्विस, देखिए अब जाहिर सी बात है कि 130 करोड़ की आबादी है फॉर एग्जांपल हमारी, और अगर हम किसी चीज़ पर इशू जानना चाहते हैं या फिर किसी इशू पर जो है हम लोगों की राय जानना चाहते हैं, तो ये तो नामुमकिन है कि पूरे 130 करोड़ लोगों की राय हम मान लें या फिर 130 करोड़ की राय जो है हमें मिल जाए, या पूरे 130 करोड़ लोग जो है वो आकर अपनी सोच या फिर अपनी बात जो है हमारे आगे रखें। ऐसा तो हो नहीं सकता। हम बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देख सकें तो आज भी जब इंडिया में इलेक्शंस वगैरह चलते हैं तो 60 to 80% वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कई ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में लेस देन 50% जो है हमें वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है। तो ऐसे इश्यूज में सैंपल सर्वेस किए जाते हैं, यानी कि पूरे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी स्कीम से रिलेटेड कोई स्टैटिस्टिक लेना है, लोगों से जो है उनकी राय वगैरह लेनी है, तो हर एरिया यानी कि पूरा कंट्री जो है हर रीजन या फिर हर स्टेट में चंद पॉपुलेशन जो होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, यानी कि किस तरीके से हम सैंपल्स के हिसाब से लेकर जो है वो एक फाइनल कंक्लूजन तक आ सकते हैं। तो इस तरीके का इंपॉर्टेंट एक काम जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे आप देख सकते हैं। सैंपल सर्वे पूरा सर्वे नहीं है, सैंपल के बेसिस पर जो है सर्वे
करता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे जो है डाइवर्स फील्ड पर कोई भी चीज आप इसे दे दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये जो है सर्वे करने में बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो पूरे डाइवर्स बेसिस पर, ये ऑल इंडिया बेसिस पर, यानी कि पूरे इंडिया, थ्रू आउट इंडिया जो है ये अपना सर्वे करके आपको रिपोर्ट दे देगा। अगला इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक डाटा हमें इंडिया ईयर बुक में देखने को मिलता है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सभी के बारे में आप इन डिटेल आपके इकोनॉमी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरऑल जो है एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स भी जो है वो अनाउंस किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट मेजर फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। दरअसल होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो प्राइसेस को कंपेयर करता है इन बिटवीन टू स्टेजेस या फिर इन बिटवीन अ सर्टेन पीरियड के होलसेल प्राइसेस। स्पेसिफिक टाइम पर मान लेते हैं कि 2019 में होलसेल प्राइसेस गुड्स के किस तरीके से थे और 2020 में किस तरीके से हैं, और इन बीच में क्या घटाव है या फिर बढ़ाव है, किस तरीके से है, और इसका इफेक्ट जो है इन्फ्लेशन और इकोनॉमी पर किस तरीके से होगा। तो ये एक ओवरऑल आइडिया जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें देता है। फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी चेंजेस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिजिकल पॉलिसी जो है वो सरकार देती है, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई इशू करती है। तो आप इन सभी के बारे में इन डिटेल इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का इशू भी जो है या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें इंडिया ईयर बुक में देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑफकोर्स यहाँ पर होलसेल बेसिस में हमने देखा, यहाँ पर रिटेल बेसिस में इन डिटेल जो है एनालिसिस किए जाते हैं कि रिटेल प्राइसेस किस तरीके से थे, यानी कि कंज्यूमर के हाथ में जब प्रोडक्ट जाता है तो कितना इफेक्ट था, कितना प्राइसेस का चेंज हुआ है और इससे इन्फ्लेशन पर, इकोनॉमी पर कितना दबाव पड़ेगा। The CSO Ministry of Statistics started releasing a state or union territory wise as well as all India consumer price indices separately for rural, urban and combined, that is rural plus urban, for the purpose of temporal price comparison। तो चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, होलसेल रेट पर जो है मैक्रो इकोनॉमिक है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक है, यानी कि इन एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल के बारे में डील करता है, किस तरीके से कंज्यूमर पर जो है इफेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को चाहिए कि वो इसके बारे में भी सोचे, माइक्रो एनालिसिस करें। तो इसलिए जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक पेनस्टेकिंग वर्क लिया हुआ है कि हर पूरे जो जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ऑल इंडिया बेसिस पर, अगेन उसमें रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इस तरीके से वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो देता है। हमारा आज का आखिरी डिस्कशन जो है वो है एमपी लैड्स। जैसे कि मैंने कहा कि पहले स्लाइड में हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग के बारे में देखा कि एमपी लैड्स जो है वो 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1993। Initially, the Ministry of Rural Development was the nodal ministry for this scheme. In October 1994, this scheme was transferred to the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो पहले Ministry of Rural Development को इसे दिया गया था, बाद में Ministry of Statistics and Program Implementation को जो है इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। The scheme is fully funded by Government of India, under which funds are released in form of grants in aid directly to district authorities। तो grants in aid के तहत जो है ये स्कीम के तहत जो है पैसे दिए जाते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पूरा स्कीम है कि इसके बारे में आइए थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि एमपी लैड्स जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। फंड्स जो है वहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। तो हर एमपी को जो है चंद फंड्स दिए जाते हैं। 5 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेसिफिक एंटाइटलमेंट है, यानी कि भले ही वो लोकसभा के हो या फिर राज्यसभा के एमपी हो, वो अप टू एन अमाउंट ऑफ 5 करोड़ रुपीस जो है वो डेवलपमेंटल वर्क जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को डायरेक्ट करके। द फंड्स रिलीज्ड अंडर द स्कीम आर नॉन लेप्सबल। ये लेप्सबल नहीं है, यानी कि द एंटाइटलमेंट ऑफ फंड्स नॉट रिलीज्ड इन पर्टिकुलर ईयर इज कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी। यानी कि स्पेसिफिक ईयर में जो कोई भी काम के लिए जो है आपको फंड्स रिलीज किए गए, चाहिए कि आप उन्हें यूटिलाइज करें। अगर ना करेंगे तो वापस मिनिस्ट्री के पास चले जाएंगे, अगर नहीं तो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखा जाएगा कि भाई हमें कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए या फिर नहीं चाहिए। At present, the annual entitlement पर MP और constituency is ₹5 करोड़। जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा के MP हो या फिर राज्यसभा के MP हो, 5 करोड़ रुपीस जो है उन्हें दिया जाता है। ये 5 करोड़ रुपीस के फंड्स जो है उन्हें दिए जाते हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को डायरेक्ट कर सकें डेवलपमेंटल वर्क के लिए। अंडर इट द रोल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड टू रेकमेंड वर्क्स। पैसे हाथ में नहीं देते एमपी के, रेकमेंड कर सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि कहां पर कौन सा काम कर सकते हैं। कहीं पर भी एमपी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट्स बनवा सकते हैं, बस स्टैंड्स बनवा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, कोई भी जो है 5 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। Thereafter, it is a responsibility of district authority to sanction, execute and complete the works recommended within the stipulated time. Again, जो डिस्ट्रिक्ट मिशनरी होती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेवलपमेंट वर्क्स को सैंक्शन करें, एक्सिक्यूट करें और उसे कंप्लीट करें। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बेसिक इकोनॉमिक डाटा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।